सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस में हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र अर्थात 2019 का प्रश्न पत्र कराया जा चुका है। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो 2022 का प्रश्न पत्र होगा। ठीक, 2022 के प्रश्न पत्र पे बात करेंगे। इसके पहले अगर आप 2019 का प्रश्न पत्र नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में टीएसपी के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे राजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। साइंस राजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पे आप 2019 2018 का देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो आज जो चर्चा करेंगे वो प्रश्न पत्र 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, ये तीसरा प्रश्न पत्र होता है, मतलब ये आपका तृतीय प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस, पहला प्रश्न कह रहा है कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका भित्ति पाई जाती है ये हमारी पादप कोशिका में पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका असही है। अगला है यौगिक का उदाहरण है। कह रहा है यौगिक का उदाहरण क्या है? वायु है, धुआं है, चीनी है, चीनी का विलयन है। तो इसमें वायु हमारा मिश्रण है। वायु क्या है? ये मिश्रण होता है। ठीक, धुआं भी हमारा क्या होता है? ये मिश्रण होता है। देखिए, मिश्रण जैसे मिश्रण और अगर यौगिक की बात करेंगे, मिश्रण एक होता है मिश्रण और एक होता है यौगिक होता है। ठीक है, तो अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण हो जाता है, एक आपका समांगी मिश्रण हो जाता है, और एक क्या जाता है? विषमांगी मिश्रण हो जाता है। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न ये नहीं है। हम ये यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, जो वायु है ये समांगी मिश्रण में आएगा और धुआं जो है ये विषमांगी मिश्रण में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल हमको ये बताना है कि यौगिक का उदाहरण है क्या वायु है, धुआं है, चीनी है या चीनी का विलयन है। तो जो यौगिक होता है, यौगिक आपका चीनी होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22। और क्या होता है बताइए? H22O11 होता है। तो यौगिक इसलिए हुआ क्योंकि ये कार्बन के 12 अणु से, हाइड्रोजन के 22 अणु से, माफ करिएगा, हाइड्रोजन के, इधर से अगर हम बात करें कार्बन के 12 परमाणु से, हाइड्रोजन के 22 परमाणु से और ऑक्सीजन के 11 परमाणु से मिलकर के हमारा ये क्या बना है? चीनी बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा कौन सा है? यौगिक है। चीनी का विलयन भी मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि कोई एक इसका अनुपात फिक्स नहीं होता है, और यौगिक में क्या होता है? अनुपात फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आपको चीनी में लग रहा है कि अनुपात फिक्स है, 12 अनुपात कार्बन के, 22 अनुपात हाइड्रोजन के, 11 अनुपात ऑक्सीजन के, इसलिए ये हमारा क्या है? कंपाउंड है अर्थात यौगिक है। चीनी का विलयन, चीनी का विलयन यानी शरबत जानते होंगे आप उसमें पानी मिलाइए, फिर चीनी मिलाइए, फिर चीनी मिलाते रहिए, चीनी जब तक घुल ना जाए, जब तक उसकी अंतिम स्टेज ना आ जाए चीनी घुलने तक की, तब तक वो घुलता रहेगा। तो इसलिए यौगिक नहीं है, ये हमारा क्या है? मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न। तो इसका दूसरे का आंसर सही होगा, स वाला। तीसरा करा कायिक प्रवर्धन संभव है। यानी कायिक प्रवर्धन जो संभव होता है, कायिक प्रवर्धन का मतलब किसके द्वारा? यानी कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है जो अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो जड़ों द्वारा हो जाता है, तना द्वारा भी हो जाता है, और पत्ती द्वारा भी होता है। तो इनमें से सभी, यानी कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? इनमें से सभी में होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले अगर हम, तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक आपको पता है, F बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। एम का मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल का जो मात्रक एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। किलोग्राम किसका मात्रक है? ये द्रव्यमान का मात्रक है। किसका? ये द्रव्यमान का मात्रक है। और सेकंड किसका मात्रक है? ये समय का मात्रक होता है ना? ठीक है, तो
बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छाटिए। कह रहा है संयुक्त पत्ती छाटिए, आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक ये जो संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज हम इस चीज को बता रहे हैं आपको कि इनमें से कौन सी संयुक्त पत्ती है और कौन सी क्या है, सरल पत्ती है। तो आप सरल पत्ती के बारे में जानते होंगे कि सरल पत्ती क्या होती है। जब पर्णफलक कटा फटा नहीं होता है, जब जो हमारा पर्णफलक होता है वो कटा फटा नहीं होता है, अर्थात पूर्ण होता है, तब पत्ती क्या होती है, सरल कहलाती है, सरल पत्ती होती है। ठीक है, पहले हम तो पत्ती बना के आपको दिखा देते हैं कि पत्ती देखिए कुछ इस तरीके की है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक अवश्य आता है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। कि ये मैं पत्ती बना रहा हूँ, ठीक, कुछ इस तरीके की हैं। ये हो गया, ठीक, ये आपका पत्ती हो गई। अब इसके भाग के बारे में जान लीजिए कि भाग कौन कौन सा है। जब तक आप इनके भाग के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पड़ आधार। क्या बोलते हैं, पड़ आधार। इसको कहते हैं पड़ आधार होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है पड़वृंत होता है, पड़वृंत, पड़वृंत होता है। ठीक, ये पड़वृंत है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं मध्य सिरा। ये जो लगा हुआ है ये है मध्य सिरा। ये मध्य शिरा होता है। और ये जो लगा हुआ है ये वाला, यहाँ तक पोर्शन देख लीजिए, ये आपका मध्य शिरा होता है। और ये जो होता है, ये वाला होता है जो, इसको बोलते हैं सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। ठीक। और अब जान लीजिए मेन चीज ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये वाला, एक मिनट, देखिए, ऐसे देख लीजिए आप, यहाँ इसको अगर हम ऐसे बना खींच दें और इसको ऐसे खींच लेंगे, ये वाला, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका क्या होता है, ये पड़ फलक बोलते हैं इसमें। यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या होता है, ये पड़ फलक होता है। ये हमारा क्या है, पड़ फलक। ठीक, एक मिनट। तो ये पड़ फलक होता है। अब यहाँ से हम चीजों को ये समझेंगे कि जो हमारी सरल पत्ती होती है और संयुक्त पत्ती होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। देखिए, इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है। और बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा सरल पत्ती में आ रहा है, कौन सा संयुक्त पत्ती में आ रहा है। तो सरल पत्ती को समझ लीजिए कि सरल पत्ती वो होती है जब पड़ फलक कटा फटा नहीं होता है। अब पड़ फलक देखिए, ये वाला पोर्शन, अगर ये सीधा सीधा है, ऐसे इस तरीके सीधा सीधा है, तो ये हमारी कौन सी पत्ती होगी, सरल पत्ती होगी। यानी जब पड़ फलक हमारा कटा फटा ना हो, कटा फटा ना हो, कटा फटा ना हो, ठीक, वो हमारी कौन सी होगी,
सरल पत्ती होगी। और जब पड़ फलक में कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाता है, जो ये पड़ फलक होता है, इसका जो कटाव होता है वो मध्य सिरा तक, यानी कुछ इस तरीके से ऐसे जाए, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से कुछ हो जाए, तो वो कौन सा होता है? जब इसमें क्या होता है, पड़ फलक में कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाता है, तक पहुंच जाता है, यानी कुछ पत्ती इस तरीके की हो जाए। नहीं बन पाया, इसलिए है पत्ती, ये इस तरीके की पत्ती है। तो इसमें क्या हो जाए, ऐसे कटा फटर है, इस तरीके से कटा फटर है ना, और वो मध्य शिरा तक पहुंच जाए, तो क्या हो जाता है वो संयुक्त पत्ती हो जाता है ना, तब वो क्या हो जाता है, संयुक्त पत्ती बन जाता है, और उसी कारण पड़क बन जाते हैं। तो जैसे आपका क्या हो गया, अब देखिए संयुक्त पत्ती, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि संयुक्त पत्ती कौन सा है। अब इतनी चीजें क्लियर होने के बाद आप यहाँ बता सकते हैं कि आम की पत्ती बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें कटा फटा नहीं होता है। अमरूद की पत्ती भी आप देखते होंगे बिल्कुल सिंपल है, कटा फटा नहीं है। नींबू की पत्ती आप देखते होंगे तो कुछ कटा पिटा जैसे रहते हैं। तो इसलिए हमारी जो संयुक्त पत्ती है वो हमारी कौन सी है, नींबू की पत्ती। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। कह रहा है पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखना है। तो प्रश्न नंबर 6, कौन सा, प्रश्न नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की इसका समीकरण लिखना है। तो समीकरण इसका होता है, 6 CO2 होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल, H2O, 12 अणु जल का। उसके बाद किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। सूर्य का सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या होगा, हरित लवक। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा C12H22, सॉरी C12 कहाँ आ जाएगा, कार्बन की छह छह अणु हैं, तो कार्बन के 6 अणु हैं तो 6 ही होंगे। कार्बन कितने अणु हैं, कार्बन के 6 अणु हैं, तो कार्बन का 6 अणु यहाँ चला आएगा। तो C6, और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 12 दूना 24 अणु हैं, है ना। तो 12 यहाँ हो गया, C6H12O6, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के कितने अणु, ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 और 12 24 हैं, तो बैलेंस होना चाहिए। और प्लस अब क्या बचा, 6 ऑक्सीजन निकल चुका है, तो 12 6 18, यानी 6O2 ऑक्सीजन निकलेगा, और प्लस क्या मिलता है, हाइड्रोजन यानी जल मिलता है। अब जल कितने अणु मिल जाएंगे, यहाँ 12 हाइड्रोजन निकल चुका है, और टोटल हाइड्रोजन कितना है, 12 दूना 24, तो 12 यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। सारे बैलेंस आप जितने भी परमाणु हैं उसको आप देख लेंगे, सब बैलेंस हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, समीकरण हो गया। चलिए प्रश्न 7 की बात करें हम। प्रश्न 7, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है। क्या करता है, एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए, कण द्वारा आधा चक्कर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ति पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी, चलिए यहीं लगा देते हैं हम। तो पहले हम तो ये कर लेंगे, कण द्वारा आधा चक्कर तय की गई दूरी कितना है, कण द्वारा आधा चक्कर
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ, पथ कैसा है? वृत्ताकार है। ये पॉइंट है, ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि कण द्वारा आधा चक्कर ही लगाया गया है, यानी ये यहां से यहां तक ही लगाया गया है चक्कर। जब एक पूरा चक्कर लगाता तो उसकी परिधि की पूरी चक्कर लगा लेती तो 2 पाई आर हो जाता। लेकिन आधा चक्कर लगाई है तो आधा ही तो लगाया, यानी पाई आर इधर हुआ और पाई आर इधर हुआ। जब जोड़ेंगे तो पाई आर कितना होगा? 2 पाई आर होगा, लेकिन आधा चक्कर लगाया है इसलिए कितना होगा? पाई आर होगा। तो पाई का मान कितना है? 3.14 होता है। इंटू आर की वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो 4 हो गया। मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 4 चौके 16, 4 1 का 4 1 5 हो गया और 4 3 12, कितना आया? 12.56 सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया? दूरी आ गई। एक आंसर आपका यही आ गया। दूसरा क्या कर रहा था? दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है विस्थापन भी बताइए। तो विस्थापन कितना होगा? भाई विस्थापन यहां से ये आर है, ध्यान दीजिए। विस्थापन कितना होगा? इतना आर है। अब यहां से वो कट चला है, ए आधा चक्कर लगाना, आर यहाँ, फिर यहाँ पे आर पहुंचा, यानी आर इतना चक्कर तो लगाया ही, आर और प्लस आर ये भी चक्कर लगा दिया, यानी आर और आर कितना हो गया? 2 आर। यानी विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन, विस्थापन बराबर हो जाएगा आर प्लस आर, बराबर कितना हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। यही आंसर होगा। अगर ये कण यहाँ से चला होता और यहाँ से चक्कर लगाते हुए यहाँ पे पहुंच जाता तो विस्थापन कितना हो जाता? विस्थापन 0 हो जाता। क्योंकि जिस स्थान पे दूरी और विस्थापन में बहुत अंतर है, दूरी हमारी अदिश राशि होती है और विस्थापन हमारी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि में क्या होता है? सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, या परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हमारी दूरी है, दूरी कौन सी राशि है? दूरी अदिश राशि है। और सदिश राशि क्या है? ये विस्थापन हमारा क्या है? सदिश राशि है। तो जिस स्थान से आप चलेंगे, जैसे सपोज दैट यहाँ से ऐसे इस तरीके से यहाँ पे चलने पे यहाँ पहुंचे, ठीक है। तो ये मान चलिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से टोटल जोड़ेंगे। लेकिन फिर यहाँ से जब चल करके पुनः इसी जगह वापस चले आएंगे तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या होगी? दूरी सब काउंट हो जाएगी। जितना गए थे और प्लस जितना आए उसको जोड़ देंगे। जितना गए और उतना आए भी तो दूना हो जाएगा। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन का मतलब ये होता है कि जिस स्थान से आप गए हैं, अगर पुनः उसी स्थान पे आप वापस चले आएंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप घर से गए स्कूल, फिर स्कूल से आप घर चले आए, तो आपके द्वारा किया गया जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो 0 हो जाएगा। लेकिन तय की गई दूरी कितना होगा? अगर आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर होगा तो आप 5 किलोमीटर गए और फिर पुनः 5 किलोमीटर वापस आ गए तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है। लेकिन यहीं पे विस्थापन विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये हुआ। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन बराबर 2 आर हो जाएगा। इसका एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। चलिए हम पुष्प के 4 भागों के नाम यहीं पे लिख देते हैं। पुष्प के 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो आपका बाह्य दलपुंज होता है। आप लिख लीजिएगा, पुष्प के 4 भाग मुख्य होते हैं। प्रश्न 8। पुष्प के भाग निम्न है। पहला, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। दूसरा है दलपुंज। तीसरा होता है उमंग होता है। और चौथा क्या होता है? जायांग होता है। ठीक। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और
जायान। ये आपके पुष्प के भाग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप जब पुष्प देखेंगे तो उसमें सारी चीजें, पुष्प का नामांकित चित्र देखेंगे अपनी बुक में, तो उसमें सारी चीजें दिखाया हुआ है कि कौन सा बाह्य दल पुंज है, कौन दल पुंज है, कौन पुमंग है, कौन जाया। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पत्ती के प्रमुख भागों के नाम, तो पत्ती के तीन प्रमुख भाग होते हैं। पत्ती के तीन प्रमुख भाग हैं। कौन कौन सा? नंबर एक आपका हो गया पर्णधार। नंबर एक पर्णधार। नंबर दो पर्णवृंत। पर्णवृंत। और नंबर तीन कौन सा है? पर्णफलक। पर्णफलक। अभी आपको पत्ती बना के दिखाया गया था, पर्णफलक कौन सा है आपको दिखा भी दिया गया है कि पर्णफलक कौन सा है, पर्णवृंत कौन सा है, पर्णधार कौन सा है। ये पत्ती अभी तो दिखाए थे। देखिए ये पर्णफलक, ये वाला पूरा जो पत्ती होता है ये पर्णफलक होता है, ये पर्णवृंत होता है, और ये पर्णधार होता है। पर्णधार या पर्ण आधार। पर्णधार का मतलब जो टहनी से जो जुड़ा होता है वो पर्णधार होता है, यानी पत्ती का आधार होता है। और आधार से जैसे थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो पर्णवृंत होगा। और पर्णफलक कौन सा है? ये टोटली भाग पर्णफलक होता है। इसके अंदर के सिरा और मध्य सिरा वो चीजें अलग है। ठीक है, तो आपको दिखा भी दिया गया है। अगला कह रहा है एक माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो उसको याद रखिएगा, एक माइक्रोमीटर में एक माइक्रोमीटर में 1000 पिकोमीटर होता है। पिकोमीटर होता है। ठीक, ये 10 नंबर प्रश्न था। एक माइक्रोमीटर में 1000 पिकोमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है बेलन की लंबाई। अच्छा, इसमें और भी अगर एक पूछे एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो एक माइक्रोमीटर बराबर 10 घाते -6 मीटर होता है, इसको भी याद रखिएगा। और एक पिकोमीटर बराबर अगर पूछे तो एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 घाते -12 मीटर होता है। ठीक है, अगर ऐसा पूछता है तो उसको याद रखिएगा। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है कौन सा? इस जो यंत्र होता है इसका नाम है वर्नियर कैलीपर्स। क्या नाम है? वर्नियर वर्नियर कैलीपर्स, इसी का प्रयोग करते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। उपयोग करते। ठीक, ये। चलिए अब हम लघुत्तरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। लघुत्तरी प्रश्न की बात कर लेते हैं कि लघुत्तरी प्रश्न में क्या है। कह रहा है कि 12 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? किसके? पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? प्र- पृथक्करण की किन्हीं चार प्रमुख विधियों का नाम लिखिए, यानी चार विधियों का नाम लिखना है। पहली बात तो ये पदार्थों के पृथक्करण यानी पदार्थों के अलग करने से आप क्या समझते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 इसको लिखना होगा। यहाँ हम डालते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 हेडिंग डाल लीजिएगा, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। चलिए, पदार्थों के पृथक्करण का मतलब जानते हैं, किसी मिश्रण के जो घटक होते हैं वो एक दूसरे से अलग करने के लिए एक घटक के उन गुणों को जानना जरूरी होता है। जैसे कि मिश्रण है, उसमें दो घटक, कम से कम दो घटक तो होंगे ही होंगे। तो उसके एक घटक के
गुणों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक घटक के गुणों को नहीं जान पाएंगे, गुणों का मतलब जैसे बालू है, मान चलिए इसमें ये है, एक में बालू है, मतलब बालू है, ये बालू, बालू है, और लोहे का छीलन है। क्या है? लोहे का छीलन है। ठीक, दो चीजें हैं इसमें, मिश्रण है, दो चीजों का ये मिश्रण है। तो अब बताइए, जब ये दो चीजों का मिश्रण है, तो बताइए इसको कैसे अलग करेंगे? इसके किसी एक पदार्थ के गुणों के बारे में आपको आपको जानकारी होना आवश्यक है। जैसे हम ये जानते हैं कि ये अगर लोहे का छीलन है तो ये कैसे अलग होगा? इसको हम चुंबकीय विधि से अलग कर सकते हैं। किस विधि से? चुंबकीय विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, चुम्बक इसमें लाएंगे और धीरे से ये क्या हो जाएगा, जो जो भी लोहा रहेगा वो चुम्बक में चिपक जाएगा और आसानी से वो अलग हो जाएगी। तो वही चीज तो कहा जा रहा है कि अगर कोई दो घटक हैं, तो उसमें से एक घटक के बारे में, उसके गुणों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, और उसी गुणों का हम उपयोग करके उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है। क्या? कि किसी मिश्रण के, किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए उसके एक, उसके एक घटक के गुणों के बारे में, घटक के गुणों के बारे में जानकारी, घटक के गुणों के बारे में जानकारी जरूरी होती है। जो जो दूसरे घटक, जो दूसरे घटक के गुणों से भिन्न है, भिन्न है। जैसे इसमें एक घटक तो आपका बालू है और एक घटक क्या है, एक घटक लोहे का छीलन है। तो जो लोहे के छीलन की प्रॉपर्टी है वो, और जो बालू के लोहे की, सॉरी, और जो बालू की प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे से अलग है। लोहे के छीलन की प्रॉपर्टी कुछ और है और बालू की प्रॉपर्टी कुछ और है। तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो किसी एक को जानना जरूरी होता है। तो हम इसमें लोहे की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो अगर एक प्रॉपर्टी को जानते हैं आप, तो बड़ी आसानी से उसको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जब हम एक को अलग कर देंगे तो एक उसमें बैठा रहेगा, बचा रहेगा। तो वो तो ऑटोमेटिक अलग हो चुका ना। तो वही चीज करा कि दूसरे घटक के गुणों से भिन्न है। इसी गुणों का उपयोग करके, इसी गुण का उपयोग करके, उपयोग करके हम, उपयोग करके हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं, अलग कर लेते हैं। यही आपकी पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण विधि थी। अब इसकी निम्नलिखित विधियां हैं, इसकी निम्न विधियां हैं। केवल विधि को लिखिएगा, उसके बारे में मत लिखिएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रहेगा। बहुत ज्यादा करेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलना है। और
केवल विधि पूछा है, विधि के बारे में नहीं पूछा है। तो कौन कौन सा है? एक होता है आपका बिनना होता है, बेना होता है, दूसरा होता है फटकना होता है, फटकना होता है, तीसरा होता है चालना होता है, चौथा है उसाना, अच्छा फटकना या उसाना एक ही जाएगा। चुंबकीय पृथक्करण होता है, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। और पांचवा क्या है? ऊर्ध्वपातन, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन होता है। छठवां है तलछटीकरण होता है, तलछटीकरण होता है। सतवां होता है छानना। आठवां है वाष्पन। कौन सा? वाष्पन। आठ। और नौवां है तलछटीकरण, छानना, वाष्पन और अपकेंद्रण, अपकेंद्रण है। नेक्स्ट क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। नेक्स्ट आसवन विधि होती है, आसवन विधि होती है। और आसवन, क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रण, और कौन सा बचा है? एक बचा आपका भारण, भारण। ठीक। तो इतना आप लिख देंगे। 2 नंबर का प्रश्न है, बड़े आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बिनना, फटकना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, तलछटीकरण, छानना, वाष्पन, अपकेंद्रण, क्रिस्टलीकरण, आसवन और भार। ठीक, ये हुआ। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण से बताइए। कह रहा है भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़, जो मूसला जड़ होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। वो किस तरीके से, कोई किसी तरीके से भोजन को एकत्रित करता है, किसी का पेट निकल जाता है, तो किसी की जड़ मोटी होती है, ऊपर वाला भाग पतला होता है, किसी का बीच वाला भाग मोटा होता है और नीचे वाला भाग एकदम पतला हो जाता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को बताइए। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न 13। चलिए, भोजन एकत्रीकरण हेतु क्या पूछा था? मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को बताइए। तो पहला प्रकार आपका लिख लीजिए। पहला प्रकार क्या होगा? मूसला जड़, मूसला जड़। अब देखिए मूसला जड़ में होता क्या है कि ये कैसे एकत्रित करते हैं कि ये खाद्य पदार्थों को संचित के कारण इसकी जो फूली हुई गूदेदार और ये विभिन्न आकार की हो जाती हैं। यानी कि जो मूसला जड़ होती है, मूसला जड़ जैसे आपका शंख रूप हो जाती है, कुंभ रूप हो जाती है, तर्क रूप हो जाती है। तो चलिए प्रत्येक के बारे में समझ लेते हैं। ये संचित, संचित खाद के कारण फूली हुई गूदेदार और विभिन्न प्रकार की होती है, होती है। नंबर 1 जैसे शंख रूप। कौन सा? शंख रूप।
शंख। अब देखिए शंख रूप जानते हैं, जैसे आपका गाजर होता है, गाजर कैसा होता है, शंख के आकार का होता है ना। कि शंख रूप में क्या होता है कि इसकी जो जड़ होती है ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती हुई चली जाती है। जैसे शंख को आपका कुछ इसी तरीके से सुना होता है, इसी तरीके से होता है, तो ऐसे ही गाजर है ये। तो हम ये क्या लिखेंगे, यह जड़ ऊपर से, यह जड़ ऊपर से मोटी या चौड़ी, चौड़ी व नीचे से पतली होती है, पतली होती है। जैसे, जैसे क्या, गाजर, जैसे गाजर। ठीक। दूसरा अगर हम बात कर लें, कुंभ रूप। कुंभ रूप। अब कुंभ रूप में आप देखे होंगे कि क्या होता है, जैसे इसमें बीच वाला भाग बिल्कुल मोटा हो जाता है और नीचे वाला भाग बिल्कुल पतला हो जाता है। बीच वाला भाग मोटा और नीचे वाला भाग बिल्कुल पतला हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग, इस बीच क्या है, इसके ऊपर ही, बीच इसमें बीच नहीं होता है, इसमें ऊपर ही होता है ये, बीच से कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार की जड़ों में, या इस प्रकार की जड़ ऊपर से घड़े के आकार का, घड़े के समान, घड़े के समान तथा नीचे बिल्कुल पतली हो जाती है, पतली हो जाती है। क्या हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है। जैसे, जैसे सलजम या चुकंदर, जैसे सलजम। ठीक। ये कुम्भ रूपी है, सलजम आप देखे ही होंगे। अगला तीसरा, तीसरे की बात कर ले अगर हम, तर्क रूप। तर्क रूप। आप बताइए तर्क रूप जैसा आप देखे होंगे, इसमें क्या होता है, जड़ के मध्य वाली भाग फूली होती है यानी मोटी होती है, और दोनों सिरे क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार की जड़, इस प्रकार की जड़ बीच से, बीच से फूली हुई व दोनों सिरों पर, वह दोनों सिरे, वह दोनों सिरे पतली होती हैं। इस प्रकार की जड़ बीच में फूली हुई वह दोनों सिरे पतली होती हैं। इस प्रकार की जड़ बीच से फूली हुई होती हैं, फूली हुई वह दोनों, दोनों सिरों पतली होती हैं। जैसे क्या, मूली, जैसे मूली, मूली आप देखे होंगे, मूली इस तरीके से होती है, जैसे मूली। ठीक। ये हो। अगला प्रश्न,
सॉरी, अगला है तर्क रूप हो गया। और इसके बाद चौथा गांठदार जड़। गांठदार जड़। गांठदार जड़, देखिए गांठदार जड़ में क्या हो, यह फूली हुई, यह फूली हुई गूदेदार होती है। यह फूली हुई गूदेदार गूदेदार होती है। लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है इसका। निश्चित आकार नहीं होता है। होता, जैसे, जैसे गुल अब्बास। गुल अब्बास आप लोग देखे होंगे, गुल अब्बास। ठीक। तो ये आपका गांठदार जड़ हो गया, तरबूज जड़ हो गया, कुंभी रूप जड़ हो गया और शंख रूप हो गया। ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? पहले आप कायिक प्रवर्धन को देख लीजिए, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक। तो कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए। ठीक है ना, पत्ती द्वारा किस तरीके से कायिक प्रवर्धन होता है उसको समझाना है। तो सबसे पहले हम कायिक प्रवर्धन को देख लेते हैं। प्रश्न 14 है। प्रश्न 14, कायिकी प्रवर्धन क्या है? कायिकी प्रवर्धन, कायिकी प्रवर्धन। देखिए कायिकी प्रवर्धन का मतलब पहले चीज तो ये जान लीजिए कि ये एक जनन की प्रक्रिया होती है, यानी अपनी जनरेशन को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, एक निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वही आपका कायिकी प्रवर्धन होता है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि कायिकी प्रवर्धन एक जनन की ऐसी विधि है। कायिकी प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है, ऐसी विधि है, विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी, जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग, कायिक भाग प्रवर्धन का कार्य करता है। प्रवर्धन का कार्य करता है, मतलब जनन का कार्य करता है। तथा नए पौधे को विकसित करता है। तथा नए पौधे क्या करता है? नए पौधे को विकसित करता है। जब जनन होगा तभी नया पौधा प्राप्त होगा। करता है। ठीक है, तो यही आपका कायिक प्रवर्धन है।
अब लिखने के लिए बहुत सारी चीजें इसमें है कि जैसे, और हाँ, जैसे इसकी विकसित करने के बहुत सारे पौधे, जैसे जड़ से भी ये हो जाता है जनन। जैसे कायिक अंग इसके निम्न है। कायिक अंग जैसे जड़ हो गया, जड़ से भी जनन होता है, तना से भी होता है, पत्ती से भी होता है। इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कायिकी प्रवर्धन निम्नलिखित में से हैं, जड़, तना, पत्ती, इनमें से सभी। तो जड़ भी होता है, तना भी होती है, पत्ती भी होती है, कलिका भी होती है। अगर कलिका है तो कलिका भी होगी। सबका अलग अलग स्टेज होता है। ठीक। आदि, जो पुनर्जनन का कार्य करते हैं। ठीक है। अब कायिक प्रवर्धन के उदाहरण। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण निम्न हैं। पहला अजूबा। क्या है? अजूबा। पहला है अजूबा। बताया गया है इसको, ऑब्जेक्टिव में आया भी है ये। अजूबा हो गया। प्रश्न में क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। पत्ती द्वारा काय प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए, यानी उसके उदाहरण से समझाना है। पत्ती द्वारा जो अजूबा होता है, ये पत्तियों द्वारा इसका प्रवर्धन होता है, पत्तियों द्वारा इसका जनन होता है, इसके बारे में बताना है। तो अजूबा के पौधे में पत्तियों के किनारे, पत्तियों के किनारों से, किनारों से किनारों से पादकाय उत्पन्न होते हैं। पादकाय उत्पन्न होते हैं, जो अपने मातृ पौधे से अलग होकर के, जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? नए पौधे को जन्म देते हैं, देते हैं। ठीक। दूसरा उदाहरण क्या है? जैसे आलू। आलू को आप देखेंगे, उसमें जो पर्व संधियां निकलती हैं, यानी जब आलू को बोते हुए देखते हैं, आप मिट्टी में डालते हैं तो उसमें से पर्व संधियां निकल जाती हैं, वही कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। तो आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां, नोट्स, पर्व संधियां कायिक प्रवर्धन में, कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं, सहायक होती है। ठीक। ये होगी। तो यही, आप दो उदाहरण लिख लेंगे, इतना ही पर्याप्त है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है नेक्स्ट? किसी वस्तु का रेखी संवेग, कह रहा है किसी वस्तु का रेखी संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए। तो उसका रेखी संवेग तब संरक्षित रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। अगर आप किसी वस्तु के रेखी संवेग में बाहरी बल लगा देंगे तो वो संरक्षित नहीं रहेगा। तो किसी वस्तु का रेखी संवेग तब संरक्षित रहेगा जब तक हम उस पर बाहर बल न लगाएं। तो
क्योंकि हम जानते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है कि जब किसी निकाय पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उस निकाय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न। प्रश्न 15 कह रहा था किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार इसको पता है कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का तो उस निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक। अगर इसको ज्यादा डिटेल में जानना है तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, तो हम इसको देखते हैं कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बात करें, हम इसको सिद्ध करते हैं। फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। जहां डेल्टा P क्या है? डेल्टा P हमारा संवेग परिवर्तन है। संवेग परिवर्तन है। और डेल्टा T क्या है? समय परिवर्तन यानी समय अंतराल। समय अंतराल ये है। कहा यह गया है कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो उस निकाय का रेखीय संवेग यानी संपूर्ण रेखीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। यानी कहने का मतलब अगर हम यह बराबर जीरो कर दें, यानी कोई बाहरी बल ना लगाएं, एफ बराबर क्या कर दें? जीरो कर दें। कहा गया है कि आप कोई बाहरी बल मत लगाइए, तब हमारा निकाय क्या रहेगा? पूरी तरीके से रेखीय संवेग नियत रहेगी उसकी। तो यह बराबर अगर हम जीरो कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? जीरो बराबर हो जाएगा डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल्टा टी इजकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इंटू जीरो बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। जब डेल्टा टी में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा पी क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी पी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गई। पी क्या हो गई? पी इजकल टू कांस्टेंट। यानी रेखी संवेग क्या हो गया? नियत हो गया। जब पी मान जीरो हो गया, डेल्टा पी का मान जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। यानी अर्थात हम क्या कर दें, अगर बल ना लगाएं, यदि बल ना लगाया जाए, यदि बाहरी बल न लगाया जाए तो निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। नियत रहता। ठीक। यही चीजें हमारी है। यदि बाहरी बल न लगाया जाए तो
क्या होगा, निकाय का रेखीय संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखा दिया गया कि न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम है क्या है, यह बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर हम बाहरी बल ना लगाएं, यानी बाहरी बल को जीरो कर दें, तो डेल्टा पी जीरो इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा टी इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये डेल्टा पी बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। यानी पी कांस्टेंट क्या हो गई, संवेग जो परिवर्तन था वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, डेल्टा पी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम बाहरी बल न लगाएं तो निकाय का रेखीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, यही सिद्ध करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न, तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। कह रहा तत्व और यौगिक में अंतर, तो एक तरफ तत्व लिख लीजिएगा, एक तरफ यौगिक लिख लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न, प्रश्न 16, तत्व तथा यौगिक में अंतर। तो एक तरफ हम डालते हैं तत्व और एक तरफ क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यौगिक। ठीक, ये अब तत्व में पहला लिख लीजिए, तत्व क्या है, जो हमारे तत्व होते हैं, जैसे H2 हुआ, ये एलिमेंट्स तत्व है। तो तत्व जो हमारे होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। H2 हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा कि H2, O2, N2, O3 भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमारे तत्व हैं। और यौगिक में क्या होता है, यौगिक का जो अणु होता है दो या दो से अधिक तत्वों से, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक का अणु दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका क्या हो गया, H2O हो गया। ठीक है, C12H22O11 हो गया। ये सब सारे क्या है, यौगिक हैं। यानी इसमें देखिए हाइड्रोजन H2 एक तत्व है। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, ये एक अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु है। फिर इधर H12, H22, H22O11, तो ये सब सारे हमारे क्या हो गए, यौगिक हो गए। दूसरा लिख लीजिए, तत्व के गुणधर्म उनके परमाणुओं के कारण होते हैं। परमाणुओं के कारण होते हैं। तत्व के जो गुणधर्म है उनके परमाणुओं के कारण होते हैं, यानी जो उनके परमाणु की प्रॉपर्टी होती है, जो उनके परमाणुओं का गुण होता है, वही उसके तत्व के गुण हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है, तो वही तो H2 की भी प्रॉपर्टी होगी ना, क्योंकि जो दो H मिल करके, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण किए हुए हैं। तो उसी तरीके से तत्व के गुणधर्म उनके परमाणुओं के कारण होते हैं। तो इसमें दूसरे में क्या हो जाएगा कि इनके गुणधर्म उन तत्वों से सर्वथा उन तत्वों से
सर्वथा भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। अलग होते हैं, जिनसे यौगिक बना है। यौगिक बना है। जैसे अगर हम बात कर लें H2O की, ये हमारा यौगिक है। अब ये किस किस से मिला है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाया तो क्या बन गया? ये पानी बन गया। तो अब इसके जो गुणधर्म है और इसके गुणधर्म है, इससे जो नया तत्व, नया हमारा यौगिक बना, उसके गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। तो वही कह रहा है कि इनके गुणधर्म जो होते हैं उन तत्वों से सर्वथा अलग होते हैं, जिनसे यौगिक बना हुआ है। तो ये जो हमारा यौगिक है, ये किस किस से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसके जो गुण होंगे, अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का गुण कुछ और होगा, ऑक्सीजन का गुण कुछ और होगा। तो इससे जो मिल करके बन गया वो जल बन गया, इसका गुणधर्म बिल्कुल अलग हो गया। ठीक। चलिए अगला, तीसरा। इनको किसी भी विधि द्वारा द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता। ठीक। और इनमें क्या होता है? इनको रासायनिक विधियों द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा उनके तत्वों में विघटित किया जाता है। विघटित किया जा सकता है, यानी उसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है। मतलब इसका ये हो गया कि इनको इनको रासायनिक इनको रासायनिक विधि द्वारा अलग, द्वारा उनके तत्वों से अलग किया जा सकता है। जैसे जो आप इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो जब दो चीजों का, दो यौगिकों का जब आपस में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उससे कोई एक अलग तत्व बन जाता है। ठीक है। तो जब उसको विघटित करना होता है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की क्रिया के द्वारा आप उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज कह रहा है। चलिए, ये हुआ तत्व और यौगिक में अंतर। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है, दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोलन तथा कंपन गति में इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए दोलन क्या है। पहले हम दोलन गति के बारे में लिख लेते हैं। चलिए यही बताते हैं प्रश्न 17। पहले दोलन के बारे में देख लीजिए। दोलन गति, इसको देख लीजिए। तो जो दोलन गति है, यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड आवर्त गत करते हुए एक निर्धारित रास्ते को, एक निर्धारित रास्ते पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष
आसपास गति करता है तो यह तो यह कंपन या दोलन गति कहलाता है। कहलाता है। और दूसरी चीज, जो दोलन होती है, जो दोलन होती है, दोलन गति की दिशा हमेशा साम्य की ओर होती है। दोलन गति की दिशा हमेशा साम्यावस्था की ओर यानी साम्य की ओर होती है। और अगर हम बात करें, ये दोलन गति होगी, अब हम बात कर लेते हैं कंपन गति। देखिए, दोलन गति और कंपन गति, जिसे ये कहा ना यार, तो दोलन गति, ये कंपन गति या दोलन गति, इसको दोलन गति भी कह सकते हैं और इसको हम कंपन गति भी कह सकते हैं। बस थोड़ा सा अंतर होता है, चीजों को देखिए। दोलन गति और कंपन गति हमारी एक ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, तो जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं एक स्थान पर, एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी सामान्य सामान्य अवस्थाएं के दाएं और बाएं ओर, के दाएं बाएं, ऊपर नीचे गति करती है, गति करती है। इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण पूछ भी रहा है, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे घंटी का बजना, या घंटी बजाने पर, घंटी के किनारे की गति, यानी घंटी के बाद की जो गति होती है, घंटी के किनारे की गति। दूसरा अगर बात कर लें हम, तो सितार बजाते समय, सितार जिस तरीके से बजता है, सितार बजाते समय सितार के तार की गति, सितार के तार की गति, सितार हो या गिटार हो, इन सब की एक अलग, इनके तार की अलग गति होगी। ठीक है, तो यही आपका रहा प्रश्न दोलन तथा कंपन की गति में उदाहरण सहित इसको अंतर स्पष्ट करना था। दोलन गति और कंपन गति में बस थोड़ी सी मान्यूट अंतर होती है। वैसे तो हम दोलन गति को कंपन गति भी कहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर। बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसका नामांकित चित्र बनाना है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, उसके बारे में लिखना नहीं, बस उसका नामांकित चित्र बनाना है।
तो प्रश्न 18। चलिए, इसका नामांकित चित्र हम बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा ये इसका नामांकित चित्र। बहुत आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो बन जाएगा आराम से। ठीक। बीजांड का आंतरिक संरचना है ये। ठीक। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से रहेगा ये। इसकी आंतरिक संरचना इस तरीके से बना लीजिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है और कुछ भी नहीं है संरचना में। आंतरिक संरचना बनाना है, कुछ भी नहीं है, बड़ी आसानी से ये बन जाएगा। अब इसका आप नामकरण कर लीजिए। तो देखिए ये वाला जो होगा ये विजांड, ये आपका हो जाएगा विजांड वृंत हो जाएगा। विजांड वृंत। और ये वाला आपका, ये विजांड द्वार है। ये आपका विजांड द्वार है। विजांड द्वार हो गया। विजांड द्वार। ये भ्रूणपोष है। ये आपका विजांड काय है, यानी जहां बीज बनता है। विजांड काय। और ये आपका अध्यावरण है। कौन सा? ये और ये अध्यावरण, यानी इसको सुरक्षित प्रदान करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक। तो यही आपका बीजांड का नामांकित चित्र था, 2 नंबर का था। इसमें कुछ और लिखना नहीं है, बस केवल नामांकित चित्र पूछा है। ठीक है। तो आज ये 18 प्रश्न आपके हो गए। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया इसके लिए। ठीक है, क्योंकि लेंदी प्रश्न देव रखा हुआ था, ज्यादा इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आप साइंस को अच्छी तरीके से पढ़िए। बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय प्रश्न तो आप एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन लघुत्तरीय प्रश्न के लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज आपका 2022 का प्रश्न पत्र करा दिया गया। ठीक है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट कुछ अलग से सेगमेंट बना रहे हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होता है, हमेशा पूछा जाता है। वो उसको जिससे कि आपको आसानी होगी चीजों को समझने में। चलिए ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक